हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था सिनेमा में कैमरे की भूमिका। हमने इस क्लास को कंप्लीट कर लिया है। देन अब जो हमारी क्लास है वो है यूनिट 4, नई तकनीक और सिनेमा, संभावनाएं और चुनौतियां, जिसमें हमें मुगले आज़म पढ़नी है, मदर इंडिया पढ़नी है और पीके मूवी पढ़नी है। ये तीनों मूवीज़ हमें इसके अंदर पढ़नी है, जिस पर मुगले आज़म पर तो कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो वैसे कोई वास्ट सब्जेक्ट नहीं है ये, आप सारा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इसको। और तीनों मूवीज़ तो भाई आप तो हो ही नए ज़माने के बच्चे, तो आपने तो मूवीज़ देखी रखी होंगी सारी, है ना। सो आप लोगों को ईजी रहेगा ये सब कुछ लर्न करने में। सो अब हम बात करते हैं मुगले आज़म की। तो मुगले आज़म 1960 की के आसिफ की फिल्म थी, जो 1960 में रिलीज़ हुई थी। और उस टाइम पर इस मूवी को बहुत प्रायोरिटी पे रखा गया था। इनफैक्ट आज भी इस मूवी को बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इनके गानों को, इसकी स्टोरी को, इसका जो एक पॉलिटिकल जो चीज़ बताई गई उसको, रोमांस दिखाया गया, कॉमेडी तो शायद ही दिखाई गई, तो वो सारी चीज़ों को। तो जी, मुगले आज़म हिंदी भाषा की एक फ़िल्म है जो 5 अगस्त 1960 में प्रदर्शित हुई थी। ये फ़िल्म हिंदी सिनेमा इतिहास की सफलतम फिल्मों में से एक है। इसे के आसिफ के शानदार निर्देशन, भव्य सेटों, बेहतरीन संगीत के लिए आज भी याद किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम पहले के आसिफ के बारे में बात करेंगे। के आसिफ एकमात्र सबसे पागल इंसान था अपने काम के लिए। कहते हैं ना, अपना कोई भी काम हो उसके लिए जुनूनी होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उसको पा नहीं सकते, जब तक आप उसके अंदर जुनून नहीं दिखाओगे। तो सेम वही के आसिफ ने भी रखा। और वो जुनून उनका किस हद तक चला गया था वो अभी आप आगे पढ़ोगे कि उनका जुनून किस हद तक था कि वो मूवी 1960 के दशक में 5 अगस्त में आई हुई मूवी आज के टाइम तक भी जानी जाती है, 2023 तक भी। इसके गाने, इसको बार बार देखना सब बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो जी, निर्देशक हैं के आसिफ, निर्माता हैं स्ट्रगलिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, लेखक हैं अमन, अभिनेता दिलीप कुमार मधुबाला। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मेन रोल है इसलिए सिर्फ इनका नाम लिखा है। बाकी आगे जो लोग हैं मैंने उनको आपको लिख दिया है नाम, आप उनको नाम लिख लेना। संगीतकार नौशाद हैं और प्रदर्शन तिथि है 1960। उसके अलावा समय सीमा 173 मिनट की है, देश भारत है और भाषा उर्दू और हिंदी यूज़ की गई है। ठीक है, उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं को, लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया है इस फिल्म के अंदर। अब हमारी मूवी की स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले हमें कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी है, जो सबसे मेन कैरेक्टर थे। फर्स्ट हमारे हीरो दिलीप कुमार को नकारा। मुगले आज़म के बारे में सुनकर किसी ने के आसिफ को दिलीप का नाम सुझाया था। तब आसिफ ने हंसकर जवाब दिया था कि किसी नए घोड़े पर दांव लगाकर मुझे मुगले आज़म का एरावत दलदल में उतारने की कतई ख्वाहिश नहीं है। क्योंकि वो दिलीप कुमार को एक बिल्कुल अजीब, मतलब उस कैरेक्टर के हिसाब से नहीं समझते थे जैसा वो कैरेक्टर बनाना चाहते थे। कमरुद्दीन यानी कि के आसिफ ने अपने इस सपने को पूरा करने अकबर के दीवाने सेठ शाहपुर पालन जी को साधा था। ठीक है, उसके बाद दिलीप कुमार को चूज़ किया गया था। अनारकली, नूतन या मधुबाला। दिलीप कुमार को लेकर हलचल में विवाद के चलते नरगिस के इनकार से नई अनारकली की खोज कुछ देर मराठी नूतन पर जा रुकी थी और आखिर बगैर अनारकली के फिल्म का काम को आगे बढ़ाया गया था। फिल्म के दौरान सलीम, अनारकली मतलब दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों का प्यार निजी जिंदगी में भी परवान चढ़ता भी ही है, में नया दौर आ गया था। ठीक है, कि मतलब उनका भी एक बीच में नया दौर सा आ गया था। बादशाह अकबर और पृथ्वीराज। अकबर यानी पृथ्वीराज का काम देख उनके अतिरिक्त और किसी की कल्पना ही गले नहीं उतरती है। लेकिन सेट पर वे अक्सर आसिफ के सिर पर सवार रहते थे। मैं अकबर को कैसे करूं? तब आसिफ ने कुछ टिप्स दी कि सेट पर तो छोड़िए, आप घर में भी बादशाह की तरह पेश आइए। मतलब वो बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेके कि मैं अकबर का रोल कैसे अदा करूँगा, तो वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे। तो आसिफ ने उनको सजेस्ट किया कि आप घर पर भी बिल्कुल अकबर की तरह ही अपने आप को रखो, वैसे ही सबको ऑर्डर्स दो, सारी चीज़ें करो, अपने आप को बिल्कुल वैसे बना के रखो, तभी आप इस कैरेक्टर में डूब पाओगे। कोई भी काम खुद ना करते शाही अंदाज में सिर्फ हुक्म दीजिए, हमेशा आवाज़ में हुक्म
का बस बेस रखें। ये बातें पृथ्वीराज जी की आदत में इस तरह शामिल हुई कि जानकारों के मुताबिक उनकी आवाज़ ही बदल गई थी, कि एक वो नॉर्मल शख्स से लेकर बिल्कुल बादशाह जैसे बन गए थे। तो मतलब एक चीज़ ये कि पूरी टीम का काम होता है एक चीज़ को आगे बढ़ाना, सिर्फ के आसिफ का ही काम नहीं था। वो जुनूनी थे, उन्होंने जब चीज़ों को आगे बढ़ाया तभी वो आगे बढ़ा, लेकिन उन चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले भी शख्स अलग अलग थे। तो बादशाह अकबर ने मतलब पृथ्वीराज ने अपने आप को वैसे ही ढाला। उसके अलावा दिलीप कुमार जो थे वो इस रोल को करने के लिए राज़ी नहीं थे, मतलब अकबर के बेटे का, इसलिए क्योंकि उनको ये लग रहा था कि पूरी मूवी में सिर्फ़ और सिर्फ अकबर को प्रायोरिटी दी जा रही है। बट जब आसिफ ने उनको अच्छे से डीपली समझाया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो वो राज़ी हो गए थे। अब आता है हमारा टॉपिक बादशाह के जूते। अकबर बादशाह के लिए आसिफ ने 60 साल पहले 4,000 रुपये के जूते खरीदे थे। ये रकम उस वक्त के हिसाब से काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि उस दौर में प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर की तनख्वाह ही मात्र 20 रुपये थी। ऐसे में आर डी माथुर जो कैमरामैन थे, उन्होंने आसिफ से कहा, कमरुद्दीन भव्य निर्माण के नाम पर बेवजह खर्च, क्या तुम्हारे जूते कैमरे में नज़र भी आएंगे? तब अपने खास अंदाज में सिगरेट सुलगते हुए उन्होंने हंसकर कहा, अरे माथुर, ये जूते कितने महंगे हैं, इस बात का अंदाज़ा जब मेरे अकबर को होगा तब उसकी चाल और बोली में जो अलहदा शान होगी और वो अकबर की तरह पेश आने लगेंगे। तो इसलिए वो जूते उनको पहनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए बादशाह के जूतों को पूरी मूवी में प्रायोरिटी दी गई थी। हालांकि मूवी में कहीं ना कहीं जब वो चलते फिरते नज़र आए तब उन्होंने वो जूते पहने हैं, जब वो बैठे हुए हैं तब जूतों पर तब भी फोकस किया गया है। आपने इस बात पर नोट किया होगा कि उन चीज़ों पर फोकस किया गया है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे अनारकली का वाला जो गाना है प्यार किया तो डरना क्या, उसमें पूरे सेट को जब दिखाया जाता है तो पूरे अकबर को दिखाया जाता है बार बार, जब वो गुस्सा करते हैं तब उनके फेस पर फोकस होता है, ठीक है। तो के आसिफ सबसे पहले उनका जुनूनीपन ये था कि उन्होंने महंगे जूते इसलिए मंगाए ताकि सामने वाला शख्स पहने तो एक अकबर जैसा आलिशान जैसा महसूस करे। अब आ जाओ शीश महल और प्यार किया तो डरना क्या सॉन्ग पर। इंदौर के शीश महल में शूटिंग की इजाज़त ना मिलना तब उस टाइम में बहुत चर्चा में रहा। आसिफ ने वैसे ही सेट खड़ा करने की ज़िद पकड़ ली थी, जिसमें पूरे 2 साल लगे। 35 फुट ऊंचा, इतना फुट चौड़ा, इतना फुट लंबा इस शीश महल में बेल्जियम शीशों का इस्तेमाल हुआ, जिसके लिए शाहपुर जी ने इतने लाख रुपए गिने थे। शीश महल के रंग बिरंगे शीशों के चलते प्रकाश परिवर्तित होने पर फिल्मांकन नहीं हुआ तो मैं सारे शीशे फोड़ दूंगा, आसिफ ने तकनीशियन से कहा था। जो टेक्नीशियन थे उन्होंने बोला था इस बात के लिए कि टेक्नीशियन से कि अगर ऐसा नहीं हो पाया और मेरी मूवी की शूटिंग नहीं हो पाई तो मैं सारे शीशे तोड़ दूंगा, लेकिन मैंने सेट में भले से कितना पैसा खर्च कर दिया, मुझे मेरा सॉन्ग ठीक चाहिए। तो उसी चीज़ को लेके कैमरामैन जो माथुर थे उन्होंने भी बहुत ध्यान से शूटिंग की कि वो एक भी शीशे के अंदर, आप नोट करना प्यार किया तो डरना क्या सॉन्ग में, कि किसी भी शीशे में, जबकि वो पूरे महल में शीशे लगे हुए हैं, उसमें एक बार भी कैमरामैन शो नहीं हुआ, ना ही आसपास खड़े हुए लोग शो हुए, सिर्फ वही शो हुए जो गाना जिन पर फिल्माया जा रहा था। इधर 8 साल हो गए पर फिल्म पूरी ना होने का आसार नज़र नहीं आ रहे थे, पूरी होने के तब शाहपुर ने इसकी जिम्मेदारी सोहराब मोदी को सौंपते हुए 30 दिन में फिल्म पूरी करने को कहा। लेकिन रजामंदी देने से पहले शीश महल का सेट नए सिरे से बनाने की चर्चा जोरों पर थी। इतने में गर्जदार आवाज़ आई, जो मेरा शीश महल तोड़ने की हिम्मत करेगा उसका पैर टूटेगा। हालांकि बाद में आसिफ ने मोदी से अपनी बदतमीजी की माफ़ी भी मांगते हुए एक दृश्य फिल्मा कर नेगेटिव लंदन भेज दे, नतीजा जानने की इजाज़त चाही। शाहपुर चिड़े ज़रूर थे लेकिन इनकार नहीं कर सके। यूनिट डरते डरते नतीजे का इंतज़ार कर रही थी कि लंदन की लैब ने फैसला सुनाया अप्रीतम, और आसिफ ने सपना देखना फिर से शुरू कर दिया। कि मतलब एक चीज़ को करने में ये दिखाया जा रहा है कि करने में ना आसानियाँ नहीं होती हैं, उस रास्ते में बहुत मुश्किलें आती हैं। तो जैसे आसिफ ने इतने सालों में वो मूवी को पूरा किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने झेली, बिना अनारकली के मूवी बनाई, आधी मूवी बिना अनारकली के बनी है। उस बीच में दिलीप कुमार का और अकबर का, पृथ्वीराज कपूर का
आपस में जो एक नेगेटिव कनेक्शन बना हुआ था कि इनका रोल ज़्यादा है, इनका रोल ज़्यादा है, उस चीज़ को भी फेस किया गया था। ठीक है, अब आ जाइए मुख्य कलाकारों पर। दिलीप कुमार है जो शहज़ादे सलीम थे, मधुबाला है जो अनारकली थी, पृथ्वीराज कपूर शाहजहाँ अकबर थे, दुर्गा खोटे महारानी जोधाबाई थी अकबर की वाइफ, निगार सुल्ताना बहार राजनर्तकी थी, अजीत दुर्जन सिंह थे, एम कुमार संगतराज थे, मुराद राजा मान सिंह, जलाल आगा युवक सलीम, विजय लक्ष्मी थे, एस नज़ीर थे, सुरेंद्र थे, जॉनी वॉकर थे। सो इन सब का जो आपस में बहुत सारे आपस में जो उनके रोल थे बहुत इम्पॉर्टेंट ये वो सब हैं। ठीक है, कि ये सब के अपनी अपनी जगह रोल थे कि एक वो था, तो मैंने इनके सब के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे, अब ऐसे तो नहीं ना सॉन्ग्स में जितनी लड़कियों को लिया गया सबके नाम तो नहीं लिख सकते, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल थे ये सारे वो लोग हैं, तो इनके नेम लिखने आपको ज़रूरी है। एक दो का भूल जाओ तो पेपर में टाइम वेस्ट मत करना और स्किप कर देना। अब जी ये वाली चीज़ है कि हमारे संगीत नौशाद द्वारा दिया गया है। अधिकतर गीत लता ने गाए हैं, अधिकतर क्या सारे ही गाने लता मंगेशकर ने गाए थे, मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे, लेकिन जो लड़की की आवाज़ है, विमेन की आवाज़ जो ली गई है वो लता मंगेशकर की ली गई है। मुहे पनघट पे लता मंगेशकर और उनके ग्रुप ने गाया था, ये गाना 4.2 सेकंड का था। प्यार किया तो डरना क्या लता मंगेशकर और उनके ग्रुप ने गाया था, ये 6 मिनट 21 सेकंड का गाना था। मोहब्बत की झूठी लता मंगेशकर ने गाया 2 मिनट 40 सेकंड का गाना। हमें काश तुमसे मोहब्बत लता मंगेशकर 3 मिनट 8 सेकंड का गाना। बेकस पे करम कीजिए लता मंगेशकर का 3 मिनट 52 सेकंड का गाना। तेरी महफिल में लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और उनके पूरे ग्रुप ने गाया था 5 मिनट 5 सेकंड का गाना। हम काश तुमसे मोहब्बत करते, ये मैंने आपको बता दिया। बेकस पे करम कीजिए लता मंगेशकर ने गाया था 3.52 सेकंड का गाना। तेरी महफिल में भी बता दिया, ये दिल की लगी जो है हमारी दिल की लगी लता मंगेशकर ने 350 सेकंड का। ए इश्क ये सब दुनिया वाले जो है लता मंगेशकर ने गाया था 4.17 सेकंड का। खुदा निगहबान लता मंगेशकर 2.52। ए मोहब्बत जिंदाबाद मोहम्मद रफ़ी और उनके पूरे ग्रुप ने गाया था। प्रेम जोगन बनके उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ान ने गाया था जो 5 मिनट 3 सेकंड का है। शुभ दिन आओ राज दुलारा, और ये जो सॉन्ग है हमारे उस्ताद बड़े गुलाम अली ने ही गाया था जो 2.49 सेकंड का था। तो टोटल गानों की जो कुल अवधि बनती है यहाँ पर वो बनती है 49 मिनट 2 सेकंड की। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे सॉन्ग्स थे। अब जो हम फिल्म डिस्क्राइब करेंगे, जो आपका मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब लिखना तो ये सब कुछ भी है आपको, तो मैंने फिल्म को आपके लिए 2 तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। आप चाहो तो इस तरीके से लिख लो, चाहो तो उस तरीके से लिख लो। तो सबसे पहला तरीका है ये वाला। ठीक है, फिल्म अकबर के बेटे शहज़ादे सलीम दिलीप कुमार और दरबार की एक कनीज़ नादिरा मधुबाला के बीच में प्रेम की कहानी दिखाती है। नादिरा को अकबर द्वारा अनारकली का खिताब दिया जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि सलीम और अनारकली में धीरे धीरे प्यार हो जाता है और अकबर इससे नाखुश होते हैं। अनारकली को कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। सलीम अनारकली को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता है। अकबर अनारकली को कुछ समय बाद रिहा कर देते हैं। सलीम अनारकली से शादी करना चाहता है पर अकबर इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। सलीम बगावत की घोषणा करता है। अकबर बगावत मतलब उनके खिलाफ जाता है कि मुझे इनसे शादी करनी है। अकबर और सलीम की सेनाओं में जंग हो जाती है और सलीम पकड़ा जाता है। सलीम को बगावत के लिए मौत की सज़ा सुनाई जाती है, पर आखिरी पल अकबर का एक मुलाजिम अनारकली को आता देख तोप का मुंह मोड़ देता है। इसके बाद अकबर अनारकली को एक बेहोश कर देने वाला पंख देता है, जो अनारकली को अपने हिजाब में लगाकर सलीम को बेहोश करना होता है। अनारकली ऐसा करती हैं। सलीम को यह बताया जाता है कि अनारकली को दीवार में चिनवा दिया गया है, पर वास्तव में उसी रात अनारकली और उसकी माँ को राज्य से बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, अकबर भाई साहब के जो बेटे थे वो बेहोश हो जाते हैं और अनारकली मैडम निकल जाती हैं। ये था हमारा पहला वाला तरीका मूवी को डिस्क्राइब करने का। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। फिल्म की कहानी अकबर और जोधाबाई के बेटे सलीम और नृत्यकी अनारकली की प्रेम कहानी को दर्शाती है। मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा कनीज़ नादिरा को अनारकली का खिताब दिया जाता है। आगे हम फिल्म में देखते हैं कि सलीम और अनारकली दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में डूब जाते हैं। जब अकबर
को इस बारे में खबर होती है तो अकबर अनारकली को कैद खाने में डलवा देते हैं, लेकिन सलीम के प्रेम को नाकामयाब करने में हार जाता है। समय बीतता है, अकबर अनारकली को रिहा कर देते हैं, जिसके बाद सलीम अनारकली से शादी का प्रस्ताव अकबर के सामने रखता है। अकबर नाखुश होकर इस प्रस्ताव से इनकार कर देता है, जिसके बाद सलीम अपने ही पिता से अपने प्रेम के लिए बगावत करने का फैसला करते हैं। अगेन बगावत जो है वो ही है कि वो उसके खिलाफ जाते हैं। अकबर और सलीम में युद्ध होता है। अकबर की सेना द्वारा सलीम पकड़ा जाता है और उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अकबर अनारकली को एक पंख को देकर सलीम को बेहोश करने के लिए कहता है। अनारकली मान जाती है और वह सलीम को बेहोश कर देती है, जिसके बाद अनारकली और उसकी माँ को उसी रात राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है और जब सलीम होश में आता है तो उसे बताया जाता है कि अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया है। इसी तरह इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। ये फिल्म उस ज़माने की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म की शूटिंग 9 साल चली थी। कहा जाता है कि इसी दौर दिलीप कुमार और मधुबाला के प्रेम संबंध और भी ज़्यादा गहरे हो गए थे, क्योंकि इन लोगों ने 9 साल एक साथ काम किया था। 9 साल से थोड़ा सा कम, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जो हमारी आधी फिल्म हो गई थी तो अनारकली तो मिली ही नहीं थी, कोई लेडी मिल ही नहीं रही थी, इस वजह से। ओके स्टूडेंट, सो आप लोगों की मुग़ल आज़म जो है वो कंप्लीट हो गई है। मुग़ल आज़म हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी कौन सी मूवी पढ़ेंगे? मदर इंडिया पढ़ेंगे। मदर इंडिया पढ़ने के बाद हम पीके पढ़ेंगे। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।